हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पर हम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं और इस प्रशिक्षु बैच जो है आपके लिए एकदम फ्री लाया गया है और ये आपके डीएलएड में अच्छे मार्क्स के लिए लाया गया है। तो जल्द से जल्द हमारे इस बैच से जुड़ जाइए, टारगेट एग्ज़ाम ओनली से, और जहाँ से जहाँ लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे इस प्रशिक्षु बैच से जुड़ सकें। चलिए अब यहाँ पर हम अपना टाइम टेबल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे कि पता ही है, हम हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। क्या है, हम हिंदी का सिलेबस फुल कंप्लीट कर चुके हैं, सारा हमने कर लिया उसमें। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं बाल विकास कर रहे हैं। तो ये पेपर फर्स्ट है आपका, इसकी टाइमिंग 5 बजे होती है। इसमें आपको मैं पढ़ा रही हूँ और ये हमारी क्लास ईडीओ फर्स्ट की ही है, ठीक है। इसके बाद आपको अंजलि मैम पढ़ाएंगी, अंजलि मैम संस्कृत पढ़ाएंगी, इनकी टाइमिंग होगी 4 बजे की। इसके बाद ये कंप्यूटर पढ़ाएंगी और कंप्यूटर आपका होगा 3 बजे, ठीक है। और फिर आपको जो है रंजीत सर पढ़ाएंगे, रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। तो इस जो मैथ्स क्लास की टाइमिंग है वो है 6 बजे की, ठीक है। तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हमारी क्लासेस से प्रशिक्षु बैच से जुड़ना ना भूलें। आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन नेक्स्ट क्लास का टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं पहले। तो जैसे कि आपको पता ही है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपको करा रही हूँ और ये हमारा है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसे हम एजुकेशन फर्स्ट भी कहते हैं, जैसे कि आपको पता ही है एजुकेशन फर्स्ट कहा जाता है। तो ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, सबसे पहले आपका इसी का पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम क्लासेस काफ़ी कर चुके हैं, तो आप मेरी बाकी की क्लासेस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है बाल विकास चैप्टर है इसमें। तो उसी में है बाल विकास में ही व्यक्तित्व पर्सनालिटी। तो आज हम पर्सनालिटी के बारे में सब कुछ जानेंगे, ठीक है। उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, कि किस तरीके से हमारा जो है किस किस तरीके से जो है प्रभावित करता है और कौन कौन से कारक होते हैं हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले, ठीक है। सब ऑल इसकी जानकारी लेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गवाए हुए। तो आप जो है, आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और लाइक करना ना भूलना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं, ठीक है। और व्यक्तित्व 2 शब्दों से मिलकर बना है, व्यक्त प्लस तत्व। क्या है, व्यक्त प्लस तत्व, ठीक है। क्या हो गया, व्यक्तित्व हो गया। तो व्यक्तित्व कैसा, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे कि आपको पता ही है, कुछ लोगों का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है तो क्या होते हैं, सकारात्मक होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं कि नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं और नेगेटिव तरीके से बिहेवियर करते हैं, तो क्या होता है, उनका व्यक्तित्व क्या होता है, नकारात्मक होता है, ठीक है। नकारात्मक बिहेवियर होता है, इस वजह से क्या है, उनकी पर्सनालिटी पर भी अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो पर्सनालिटी पर जब प्रभाव पड़ता है उनके व्यक्तित्व, तो वो क्या होता है, नकारात्मक कहा जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे व्यक्तित्व को अंग्रेजी भाषा में पर्सनालिटी कहा जाता है, ठीक है। और पर्सनालिटी शब्द जो है लैटिन भाषा के परसोना से बना है। किससे बना है, परसोना से बना है। और इसका अर्थ क्या है परसोना का, कि मुखौटा, नकाब और बाहरी आवरण। मुखौटा, नकाब, बाहरी आवरण। जैसे व्यक्ति का बाहरी आवरण होता है या मुखौटा लगा लेते हैं, ये हमारा क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से, किस भाषा से निकला है ये परसोना, ठीक है, परसोना। अब हम आगे देखेंगे, प्राचीन समय में व्यक्ति की शारीरिक संरचना एवं वेशभूषा को व्यक्तित्व कहा जाता था। जो व्यक्ति की शारीरिक और उसकी वेशभूषा थी उसी को व्यक्तित्व कहा जाता था। लेकिन आज के समय में क्या है, लेकिन वर्तमान समय में इन गुणों के अतिरिक्त आंतरिक गुणों के समावेश को भी क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। पहले क्या था, केवल क्या है, हमारे बाह्य गुण जो होते थे, शारीरिक संरचना थी, वेशभूषा को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्या है, व्यक्ति के उसके बाहरी गुण भी देखे जाते हैं, उसके आंतरिक गुण भी देखे जाते हैं। तो हम देखेंगे अब कि बाहरी और आंतरिक गुण किस तरीके से होते हैं व्यक्ति के अंदर। तो आंतरिक गुण में क्या होगा, आंतरिक गुण में होगी उसकी बुद्धि होगी, ठीक है। और बाहरी गुण में क्या होगा, शारीरिक संरचना होगी। ऐसे ही आंतरिक गुण में संवेग आएंगे और बाहरी गुण में वेशभूषा आएगी उसकी, ठीक है। और आंतरिक गुण में अभिरुचि आएगी
और बाहरी गुण में क्या होगा, प्रदर्शन, वो किस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। और आंतरिक गुण में ही हमारी भाषा भी आती है कि व्यक्ति की भाषा क्या है, तो ये क्या उसका आंतरिक गुण है कि अंदर से उसने सीखा है ऐसे। और बाह्य गुण में क्या होगा, कार्यशैली आएगी, ठीक है। और आंतरिक गुण में हमारी क्या होती है, रुचि भी आती है। रुचि हमें अंदर से अगर होगी, जब व्यक्ति को अंदर से किसी भी चीज़ की रुचि होगी तभी वो क्या है, वो कर पाएगा। तो ये क्या हमारा आंतरिक गुण होता है। और प्रतिक्रिया, किसी चीज़ पे हम प्रतिक्रिया देते हैं, ये हमारा क्या होता है, बाह्य गुण होता है, ठीक है। ऐसे आगे और देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है आंतरिक और बाह्य देख लिया कि कौन कौन से व्यक्ति के गुण जो होते हैं आंतरिक होते हैं, और ये कौन से गुण होते हैं, ये इसके बाहरी गुण होते हैं। तो इन दोनों गुणों का समावेशन ही क्या होता है, हमारा व्यक्तित्व बनता है, ठीक है। तो अब हम इसकी परिभाषा में और अच्छे से जानेंगे। तो इसकी परिभाषा जो है ये यहाँ पर दी हुई है। तो सभी किसी भी राइटर के अनुसार पूछ लिया जा सकता है आपको, किसी भी मनोवैज्ञानिक के अनुसार। तो यहाँ पर पहले हैं बैलेंटाइन के अनुसार, किसने के अनुसार, बैलेंटाइन। तो इनके अनुसार क्या है, व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ठीक है, ये बैलेंटाइन ने कहा है। इसके बाद वॉटसन के अनुसार देखते हैं। वॉटसन ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व वह है जो हम करते हैं। इनका ये कहना है जो हम कर रहे हैं वही हमारा क्या है, व्यक्तित्व है। अगर हम अच्छे कार्य कर रहे हैं तो वो भी हमारा व्यक्तित्व है, तो हम अगर बुरे कार्य कर रहे हैं वो भी हमारा व्यक्तित्व ही है, ठीक है। तो वॉटसन के अनुसार व्यक्तित्व वह है जो हम करते हैं या कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब वुडवर्थ के अनुसार देखते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको टिक कीजिए आप, क्योंकि इसमें से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपको बहुविकल्पी में आ जाएंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्ति का योग है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो बैलेंटाइन के अनुसार कहा गया है। लेकिन अगर आपने ये पढ़ा होगा तभी तो आपको पता होगा, ठीक है। तो वुडवर्थ के अनुसार क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, ठीक है। इनके अनुसार क्या है, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, ठीक है। इसके बाद चौथा इसमें जो डेफिनेशन है वो है मार्गन और ग्लीलैंड के अनुसार। किसके अनुसार, ग्लीलैंड के अनुसार। तो हम जो कुछ हैं उस सब का योग क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। जो इन्होंने कहा है कि हम जो कुछ हैं उन सब का योग व्यक्ति के व्यक्तित्व के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ जो है डेफिनेशन वो है गिल्सफोर्ड के अनुसार। तो इन्होंने कहा है व्यक्तित्व गुणों का समान्वित रूप है। क्या है, व्यक्तित्व गुणों का समान्वित रूप है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन भी देख ली व्यक्तित्व की। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे क्या देखेंगे, इसको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे कि व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित किया जाता है, किन किन कारणों के द्वारा। तो यहाँ पर पहला क्या होगा, जैविक कारक होगा। क्या होगा, जैविक कारक, या जैविक कारक आप इसे कहते हैं, या इसे आप वंशानुक्रमण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वंशानुक्रमण। तो इसमें सबसे पहला क्या आएगा, पहला हमारी ग्रंथियाँ आएंगी। क्या होती हैं, ग्रंथियाँ। जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसको प्रभावित करने वाला जो कारक है, जैविक कारक, या इसे आप वंशानुक्रमण कह सकते हैं। इसमें क्या आती हैं, ग्रंथियाँ आती हैं, ठीक है। तो ग्रंथियाँ में बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए होती हैं, ठीक है। तो इसमें पहली ग्रंथि कौन सी है, पहली ग्रंथि है एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है। तो एड्रीनल ग्रंथि जो होती है इससे हमें क्या होता है, डर, धैर्य और क्या, ताकतवर और नेतृत्व की क्षमता क्या होती है, आती है, ठीक है। हमारे अंदर डर जो होता है और धैर्य आना, ताकतवर, हमारे अंदर जो हमें ताकतवर महसूस होता है जो हम, ठीक है। और जो नेतृत्व की क्षमता होती है कि हम किसी भी जो है किसी समूह का नेतृत्व करने की हमारे अंदर जो क्षमता होती है वो इसी के कारण होती है, इसी ग्रंथि के कारण। और बी इसमें है पीयूष ग्रंथि। क्या है, पीयूष ग्रंथि। ये ग्रंथि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, लैंगिक विकास है। ये इससे क्या है, ये ग्रंथि जो है हमारे अंदर लैंगिक विकास करती है, ठीक है। ठीक, कारक जो है प्रभावित करता है हमारे व्यक्तित्व को।
इसके बाद है मनोवैज्ञानिक कारक। तो मनोवैज्ञानिक कारक में जो 2 कारक होते हैं, कौन कौन से 2 कारक होते हैं? तो इसमें पहला है दूसरों की पसंद, अपनापन, और क्या है, स्वीकार और प्रशंसा। ये क्या है? मनोवैज्ञानिक कारक है, ठीक है, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने का। और सेकंड इसमें क्या है? दूसरा जो है इसमें है आत्मविश्वास, संतुष्टि, उत्साह और दूसरों की निंदा करना, तिरस्कृत, ठीक है, तिरस्कृत होना, या यहाँ पर एक चीज़ और आ सकती है कि गैरों, ठीक है, गैरों के प्रति जो हम व्यवहार करते हैं, वो अवहेलना करते हैं, वो भी यहाँ पर आती है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि जो है जैविक कारक वंशानुगमन होता है, और दूसरा कारक जो है वो है मनोवैज्ञानिक कारक, ठीक है, उसमें हमने 2 कारक देख लिए। इसके बाद जो थर्ड कारक है जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, वो है सांस्कृतिक कारक। क्या है? सांस्कृतिक कारक। और इसमें भी आपके 2 कारक आते हैं, एक आएगा भौतिक कारक, ठीक है, क्या आएगा? भौतिक कारक। भौतिक कारक में क्या होगा? नई नई वस्तुओं का आविष्कार करना, अच्छे विचार और सृजनात्मक सोच, ये हमारी क्या होती है? हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, और ये हमारे सांस्कृतिक कारक में आती है। ऐसी सेकंड इसमें है अभौतिक कारक। तो अभौतिक कारक क्या होगा? रूढ़िता होगा, संस्कार होगा, धार्मिक जो तो धार्मिक नीतियाँ वगैरह हैं, ठीक है, जो धार्मिक कहरता होती है, ये क्या होती है? ये हमारी अभौतिक कारक होती है, जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे और कौन सा कारक माना जाएगा। इसके बाद जो है फोर्थ कारक है, इसके बाद जो हमारा फोर्थ कारक है वो है सामाजिक कारक। क्या है? सोशल फैक्टर, ठीक है। तो सोशल फैक्टर में क्या क्या आता है? हमारा परिवार आता है। क्या आता है? परिवार। सबसे पहले हमारा परिवार आएगा समाज में। सबसे पहले जो है हमें प्रभावित करता है वो हमारा परिवार करता है। तो परिवार के जो हैं बच्चों की संख्या, ठीक है, कम होगी, उतना ही क्या होगा? अच्छे परिवेश होगा, ठीक है। जो संख्या है यहाँ पे ये नहीं आएगा नीचे, ठीक है, कम होगी इतना ही बच्चे जो हैं परिवेश अच्छा होगा। जितनी परिवार में संख्या कम होगी उतना ही बच्चे को क्या है? अच्छी शिक्षा मिलेंगी, ठीक है, और बच्चे का जो परिवेश होगा वो अच्छा होगा। आपने देखा ही होगा ज़्यादा जनसंख्या जिस फैमिली में होती है, परिवार में होती है, वहाँ पर बच्चे जो हैं अच्छे परिवेश को जो है ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और सेकंड इसमें है बच्चे का क्रम, ठीक है, क्या है? बच्चे का क्रम। और जन्म के समय माता पिता की उम्र। क्या है? जन्म के समय माता पिता की उम्र। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं? एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या है? प्रभावित करती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो व्यक्तित्व के सिद्धांत ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे टिक कीजिए क्योंकि ये आपसे ज़रूर ही पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। टीचिंग के एग्ज़ाम ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो पहला सिद्धांत है वो शारीरिक हवा की मात्रा के आधार पर, शारीरिक, ये हवा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा शारीरिक द्रव्य, ठीक है, शारीरिक द्रव्य की मात्रा के आधार पर। तो इसको देने वाले कौन है? तो इसको देने वाले हिपोक्रेटस है। कौन है? हिपोक्रेटस। इसके बाद जो सेकंड जो सिद्धांत है वो है शारीरिक बनावट के आधार पर, कि एक व्यक्ति की उसकी शारीरिक बनावट कैसी है, इसके आधार पर क्या है, ये हमारा सिद्धांत है। और इसको देने वाले कौन है? इसको देने वाले केशमर शेल्डर हैं। क्या है? केशमर शेल्डर हैं। ये आपका शेल्डर आएगा यहाँ पे, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, यहाँ पे आएगा, इसको थोड़ा रफ करते हैं, शेल्डन, ठीक है, केशमर शेल्डन आएंगे। तो जो इन्होंने सिद्धांत किस पर दिया है? शारीरिक बनावट के आधार पर दिया है। और थर्ड इसमें है मूल्यों के आधार पर। मूल्यों के आधार पर किसने दिया है? स्प्रेंगर ने दिया है। किसने दिया है?
स्प्रेंगर ने दिया है। ये आपका क्या आएगा, स्प्रेंगर आएगा, स्प्रेंगर। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है तो इसको आप इम्पॉर्टेंट में टिक करिए। ठीक है, ये इनके बारे में जो है पूछा जाता है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। मूल्यों के आधार पर जो हमारा व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का सिद्धांत। इसके बाद फोर्थ है ग्रंथियों के आधार पर। ग्रंथियों के आधार पर किसने दिया है, कैनन ने दिया है। इसके फिफ्थ है कि शील गुणों के आधार पर, तो शील गुणों के आधार पर किसने दिया है, अल्पोर्ट और कैटल ने दिया है। ठीक है, अल्पोर्ट और कैटल ने दिया है। इसके बाद और देखते हैं सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसके बाद जो अगला सिद्धांत है वो है, फिफ्थ तक हम देख चुके हैं, सिक्स्थ हमारा है मनोविश्लेषण के आधार पर। तो मनोविश्लेषण के आधार पर जो आपका जो दिया हुआ है वो इनके फयार्ड और कार्ल युग के द्वारा दिया हुआ है। इसके बाद 7 नंबर है मनोसामाजिक आधार पर। तो मनोसामाजिक आधार पर जो सिद्धांत दिया है इसके मनोवैज्ञानिक कौन है, एरिक एरिक्सन है। कौन है, एरिक एरिक्सन है। ठीक है, इसके बाद जो 8वां दिया है सिद्धांत व्यक्तित्व के, तो वो है हमारा मानवता के आधार पर। तो मानवता के आधार पर देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, वो है अब्राहम मैस्लो। कौन है, अब्राहम मैस्लो है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरीके से जो है व्यक्तित्व के सिद्धांत दिए हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ये मत सोचिए कि पूछा नहीं जाता है फालतू में, मैम ये इतना मुझे जो इतने टफ टफ नाम बताती हैं, बेटा ये पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, तो ये आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसमें 1 नंबर में मिल जाएंगे, बहुविकल्पी मिल जाएंगे। तो ये आपका 50 नंबर का पेपर है, तो आप इसमें से एक भी नंबर अपना बेकार ना करें। 15 नंबर का बहुविकल्पीय है, ऐसा कि आपको पता ही है। अगर नहीं भी पता है तो हम जो है जब हमारा सिलेबस हो जाएगा तो हम एक प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे और सारे अपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से पेपर्स आते हैं। ठीक है, तो क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाइए और जो है कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर दे दीजिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे शारीरिक बनावट के आधार पर। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपकी जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, हम उनको ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो शारीरिक बनावट के आधार पर किसने दिया है, क्रेशमर ने दिया है, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, क्रेशमर सेल्डनर। ठीक है, क्रेशमर सेल्डनर। ठीक है, आप क्रेशमर ही याद कर लीजिए क्योंकि टफ लगे तो आपको। तो शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्रेशमर ने किया है। ठीक है, इनके अनुसार क्या है, शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व कितने होते हैं, 4 प्रकार में बांटा है इन्होंने। कितने, 4 टाइप्स में बांटा है। तो पहला क्या है, सुडोल काय। ठीक है, सुडोल काय। ठीक है, और सेकंड इसमें क्या है, लंब काय। ठीक है, इसके बाद थर्ड है गोला काय। क्या है, गोल काय। इसके बाद फोर्थ है मिश्रित व्यक्तित्व। ठीक है, क्या है, मिश्रित व्यक्तित्व है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एक एक को देखेंगे कि किसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर जो सुडोल काया वाले व्यक्ति होते हैं तो वो कैसे होते हैं, आशावादी होते हैं और स्वयं से संतुष्ट होते हैं और निंदा ना करना इनका क्या होता है, ये किसी की भी निंदा नहीं करते हैं जो सुडोलकारी व्यक्ति होते हैं। और स्वयं से क्या होते हैं, संतुष्ट रहते हैं। वो उनके लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है कि किसी और की उपस्थिति से या उनसे जो है वो संतुष्ट हों। और कैसे होते हैं, आशावादी होते हैं। ठीक है, आशावादी होते हैं। सुडोलकारी जो व्यक्तित्व रखते हैं वो उनके ये लक्षण होते हैं। अब देखें लंबकाया, तो लंबकाया वाले जो व्यक्तित्व होता है उनका कैसा होता है कि दूसरों की बुराई करना, क्या करते हैं, हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते हैं, निंदा चुगली करते रहते हैं। ठीक है, और काम कार्य में क्या कहते हैं, समता होती है। उनके जो काम होता है उसके कार्य में क्या होती है, समता होती है। इसके बाद स्वयं से क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। ये भी क्या होते हैं, स्वयं से संतुष्ट होते हैं जो लंबी काया वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद
जो थर्ड दिया है गोलकाय, तो गोलकाय वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? हंसमुख स्वभाव के होते हैं। मतलब जैसे आपने कुछ व्यक्तियों को देखा होगा जो हमेशा हंसते रहते हैं और दूसरों को हंसाते रहते हैं, ऐसे क्या होते हैं, उनकी काया कैसी होती है? वो गोलकाय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और किसके आधार पर? ये हम यहाँ पर शारीरिक बनावट के आधार पर देख रहे हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? आलसी होते हैं। कैसे होते हैं? आलसी होते हैं। ये इनकी क्या है? नेगेटिविटी होगी यहाँ पे। और कोई विशेष योग्यता नहीं होती है इनके अंदर। क्या होती है? कोई विशेष क्या है? योग्यता नहीं पाई जाती है। ठीक है, हंसमुख तो होते हैं स्वभाव से, लेकिन जो आलसी भी होते हैं और कोई विशेष योग्यता नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद है मिश्रित व्यक्तित्व। जिनका मिश्रित व्यक्तित्व होता है कि ठीक है, तो वो कैसे होते हैं? इनकी कोई पहचान नहीं होती है। कैसी होती है? इनकी कोई भी पहचान नहीं होती है। ये दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। अब हम आगे देखते हैं अगला हमारा क्या होगा इसके बाद हम देखेंगे शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण सैडलर ने किया था। जबकि सैडलर ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व 3 भागों में बांटा है। क्या है? इन्होंने क्या है, इसको क्या है, शारीरिक बनावट को है 3, पहले तो इन्होंने क्या है 4 भागों में दिया है। 4 भागों में किसने दिया है? केरक्समर ने दिया है। और सैडलर ने 3 भागों में दिया है। किसमें? 3 भागों में इसको बांटा है। तो देखते हैं गोलकाय और आयताकार और लंबकार। गोलकार, आयताकार और लंबकार। अब इसके बारे में हम देखेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के। तो इसमें जो है, तो ये हमारे हैं गोल काया वाले। तो गोल काया वालों के लक्षण क्या होते हैं? ये आलसी होते हैं, जैसे कि उसमें भी बताया गया था कि गोल काया वाले आलसी होते हैं और समायोजन में सक्षम होते हैं। किसी भी मतलब कि कहीं भी क्या है, समायोजन कर लेते हैं। और क्या होते हैं? लोकप्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? लोकप्रिय होते हैं। तो ये व्यक्ति, इनका व्यक्तित्व लोकप्रिय व्यक्तित्व होता है। अब आयताकार वाले देखते हैं। तो आयताकार वाले खुश होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं और अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं। कैसे होते हैं? ये जो होते हैं आयताकार वाले, ये खुश भी रहते हैं और आत्मविश्वासी भी होते हैं और अधिक कार्य इनके अंदर क्षमता होती है। ठीक है, ऐसी लंबाकार देखते हैं। तो लंबाकार के व्यक्तित्व जो पाया जाता है, उनके लक्षण होते हैं कम कार्य क्षमता होती है इनके अंदर। ठीक है, जो लंबेकार वाले होते हैं। और अस्थिरता होती है। क्या होती है? अस्थिरता पाई जाती है। ठीक है, तो कभी कभी पेपर में जो है आपसे ऐसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि शारीरिक बनावट के आधार पर बताइए किस तरीके से जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण करना है, ये किसके द्वारा किया गया है, इसको विस्तार पूर्वक बताइए। तो विस्तार पूर्वक तभी तो बता पाएंगे आप जब आपको पता होगा। तो आप जल्द से जल्द हमारी क्लास में जुड़े रहिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लासेस देखते रहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब जो हमारा होगा वो होगा मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। किसके आधार पर? मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो इसमें मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है स्प्रेंगर ने करा है। किसने करा है? स्प्रेंगर ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्रेंगर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। इसमें पहला क्या है? सैद्धांतिक व्यक्तित्व। दूसरा है आर्थिक व्यक्तित्व। ठीक है, सैद्धांतिक व्यक्तित्व, आर्थिक व्यक्तित्व, और आगे देखते हैं। और इसके बाद जो है वो है राजनीतिक व्यक्तित्व। फिर होगा आपका धार्मिक व्यक्तित्व वाले लोग होंगे। इसके बाद सामाजिक व्यक्तित्व और कलात्मक व्यक्तित्व। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के व्यक्तित्व किसने बताए हैं? ये बताए हैं इस स्प्रेंगर जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बताए हैं। ठीक है, तो आप इनको याद रखना, इनका नाम याद रखना, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है। अब हम एक एक के बारे में देखेंगे डिटेल में। इसके बाद जो इसके लक्षण होते हैं वो ये होते हैं, जो सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं? कवि होते हैं, लेखक होते हैं और दार्शनिक वाले लोग होते हैं। ठीक है, जो आपने कवि और लेखक देखे होंगे वो उनके अंदर कैसा व्यक्तित्व होता है? सैद्धांतिक व्यक्तित्व होता है। ठीक है,
और ये हम मूल्यों के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो सेकंड इसमें है आर्थिक व्यक्तित्व। क्या है? आर्थिक व्यक्तित्व। आर्थिक व्यक्तित्व का किस तरीके से व्यक्ति की पहचान की जा सकती है? वो कैसा होता है? कुशल व्यवसायी होगा। कैसा? कुशल व्यवसायी। ठीक है, तो आर्थिक व्यक्तित्व के आधार पर कुशल व्यवसायी कहा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड इसमें होगा राजनीतिक व्यक्तित्व। राजनीतिक व्यक्तित्व, तो राजनीतिक व्यक्तित्व की पहचान कैसे होगी? वो आदर्श नेता होगा। तो जितने भी आपने आदर्श नेता देखे होंगे, ठीक है, आदर्श नेता की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो आदर्श नेता के अंदर राजनीतिक व्यक्तित्व होता है। इसके बाद धार्मिक व्यक्तित्व, तो धार्मिक व्यक्तित्व किस किस के अंदर होगा? धर्म गुरु के अंदर होगा, संत होंगे, जो पादरी हैं, मौलवी हैं, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? धार्मिक व्यक्तित्व रखते हैं ऐसे लोग, ठीक है, ये इनकी पहचान होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगला जो है सामाजिक व्यक्तित्व। क्या है? सामाजिक व्यक्तित्व। सामाजिक व्यक्तित्व के लोगों की पहचान हम कैसे करेंगे? वो समाज सुधारक होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। तो आपने देखा ही होगा सामाजिक जो सुधारक होते हैं वो क्या समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो इसीलिए उन्हें हम सामाजिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, और कलात्मक व्यक्तित्व, तो कलात्मक व्यक्तित्व तो आप बहुत अच्छे से ही जानते होंगे। अभिनेत्री हो गई, अभिनेता हो गए, चित्रकार, मूर्तिकार, इनके अंदर क्या होती है? कला होती है। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें कलात्मक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर मूल्यों के आधार पर देख लिया व्यक्तित्व। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे, देखते हैं इसके बाद हमारी कौन सी क्या होगा। इसके बाद जो होगा हम देखेंगे कि कार्ल जुंग के अनुसार जो है व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं। जुंग सिगमंड फ्रायड के क्या थे? शिष्य थे, लेकिन विचारों में मतभेद होने के कारण ये फ्रायड से अलग हो गए। ठीक है, जो ये शिष्य किसके थे? सिगमंड के शिष्य थे, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। तो लेकिन इनके विचार जो थे इनमें समानता नहीं थी, इसलिए क्या होगा? ये अलग हो गए। तो अलग होकर इन्होंने अनेक देशों के शैक्षिक यात्रा की। इसके पश्चात अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी पुस्तक कौन सी है? अगर आपसे जुंग की पुस्तक पूछी जाए तो वो थी द सीक्रेट ऑफ गोल्डन फ्लावर। द सीक्रेट ऑफ गोल्डन फ्लावर की रचना की थी इन्होंने। ठीक है, तो अब हम इनके देखते हैं। व्यक्तित्व के अनुसार इन्होंने जो है 3 भागों में से बताया, 3 तरीके के बताए हैं व्यक्तित्व। अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी, बहुमुखी, उभयमुखी, ये आपके पेपर से इम्पॉर्टेंट है, रिलेटिव है। ठीक है, तो ये आपको 16-17 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो 2016 में पूछा गया है और 2020 में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपसे कुछ नहीं तो ऐसे देखेगा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में बताइए, बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए या उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक के बारे में जानेंगे। तो पहली यहाँ पर हमारी होगी अंतर्मुखी व्यक्तित्व। ठीक है, तो ऐसे बालक या व्यक्ति कम बोलने वाले, शर्मीले और डरपोक स्वभाव के होते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व किसका होता है? जो बच्चे क्या होते हैं? कम बोलते हैं, शर्मीले होते हैं और क्या होते हैं? डरपोक होते हैं। ये एकांतपन अधिक पसंद करते हैं। तो जो अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व के बच्चे जो होते हैं वो ये चाहते हैं वो एकांत में रहें। ठीक है, उनको एकांत में रहना ही पसंद होता है और ख्यालों में खोए रहते हैं, लेकिन विद्वान होते हैं। कैसे होते हैं? विद्वान होते हैं। आपने देखा होगा विद्वान जो होते हैं वो बहुत ही कम बोलते हैं। तो तभी तो हमारे बड़े लोग कहते हैं कि बच्चे थोड़ा कम बोलें। ठीक है, जितना आपने शांत बच्चा देखा होगा उतना ही आपको बच्चा क्या होगा? माइंडेड बच्चा मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम क्या कहेंगे? जैसे कि कवि, लेखक और वैज्ञानिक। तो आपने देखा ही होगा कवि और लेखक और वैज्ञानिक जो होते हैं बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। ठीक है,
तो अपनी एनर्जी जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो इसीलिए माँ जो बड़े लोग हमसे कहते हैं कि क्यों इतना फालतू का बोल रहे हो या अपनी एनर्जी ख़राब कर रहे हो, ठीक है। तो जो है हमें क्या है, शांत रहना चाहिए। अब हम अगला देखते हैं इसमें व्यक्तित्व में। अगला जो है बहुमुखी, क्या है, बहुमुखी व्यक्तित्व वाले बच्चे। तो बहुमुखी व्यक्तित्व वाले कैसे होते हैं, ये बालक बोलने वाले होते हैं, खुश दिल की क्षमता वाले होते हैं तथा नेतृत्व करने वाले होते हैं, ठीक है। ये अपने आप को भी सभी के समक्ष क्या है, प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे ऐसे होते हैं कि खुद को क्या है, सबके सामने जो है मतलब कि प्रस्तुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डरते हैं किसी के सामने बोलने से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो बच्चे एकदम से बेझिझक बोलते हैं सबके सामने और हमेशा सक्षम मतलब खुश रहते हैं, खुश दिल होते हैं, वो कैसे होते हैं, हमारे बहुमुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। और इनका व्यवहार मित्रवत होता है, ठीक है। वास्तविक अनुभव में इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, ठीक है। अब जैसे हम कैसे कौन कौन से हो सकते हैं, ये कुशल व्यापारी हो सकते हैं, आदर्श नेता हो सकते हैं। कैसे, कुशल व्यापारी और आदर्श नेता हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने जो आगे हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था, तो आर्थिक व्यक्तित्व वाले बच्चे थे वो कैसे होते थे, जो आर्थिक व्यक्तित्व रखने वाले जो व्यक्ति थे वो कुशल व्यापारी माने जाते थे। ऐसे ही यहाँ पर जो बहुमुखी व्यक्तित्व वाले होंगे वो कुशल व्यापारी होंगे और आदर्श नेता होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, थर्ड होगा इसमें। थर्ड जो है इसमें है उभयमुखी व्यक्तित्व। तो उभयमुखी व्यक्तित्व में कौन कौन आता है, ये उपर्युक्त दोनों का संतुलित रूप होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं इसमें इस कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं वो उनके अंदर अंतर्मुखी भी होता है और बाह्यमुखी भी होता है। तो जाके क्या होते हैं, वो उभयमुखी बनते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, अंतर्मुखी और, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि अंतर्मुखी प्लस बहिमुखी, बहिर्मुखी, ठीक है। तो इसको इन दोनों उभयमुखी में जो है अंतर्मुखी प्लस बहिमुखी वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के गुण उनमें पाए जाते हैं। तो ये ना तो कम बोलते हैं और ना ही अधिक बोलते हैं, ये अपनी बात सटीक प्रकार से रखते हैं, इसीलिए समाज में इनका सम्मान अधिक होता है। तो बुरे वक्त में ये किसी समाज या समुदाय या देश के प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे आदर्श शिक्षक हो गए, जो शिक्षक होते हैं तो वो क्या होते हैं, उभयमुखी व्यक्तित्व में आते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है वो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, बच्चों की अच्छी शिक्षा के अनुसार उन्हें ऐसी शिक्षा देते हैं कि वो क्या है, समाज में जो है बहुत एक अलग अपना स्थान प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले कौन कौन होंगे, बहुमुखी और उभयमुखी। तो यहाँ पर हमने जो जुंग के अनुसार दिया गया था सिद्धांत वो भी हमने पूरा कर लिया कि व्यक्तित्व का सिद्धांत क्या होता है। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तित्व का मापन, ठीक है। क्या देखेंगे, व्यक्तित्व का मापन। तो किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व का मापन कला अत्यंत क्या होती है, जटिल होती है। क्या है, जटिल कार्य है, जटिल कार्य है, यहाँ पर आपका जटिल आएगा। तो बच्चों को अपने वातावरण में समायोजित होने के लिए मार्गदर्शन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे कि पता ही है अगर किसी बच्चे को अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो वो क्या है, अपने भविष्य में कुछ अच्छा करने के लिए क्या है नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर किसी का मार्गदर्शन मिलता है तो हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, ठीक है। हमें क्या है, प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ नहीं हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्गदर्शन के आधार पर व्यक्तित्व की विशेषता ही है, इसीलिए व्यक्तित्व का मापन आवश्यक है, ठीक है। सन 1880 के लगभग फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम एक जो है एक स्केल का एक अनुसूची का निर्माण किया। किसका, अनुसूची, यहाँ पर आपकी आएगी
अनुसूची। ठीक है, अनुसूची का निर्माण किया और कुछ वर्ष पश्चात वुडवर्थ ने रेटिंग स्केल जो है का निर्माण किया और इसमें क्या था, संवेगात्मक अस्थिरता का मूल्यांकन करना था। जो रेटिंग स्केल जो है उसको कौन लाया था, वुडवर्थ लाए थे। ठीक है, और ये क्या करता था, संवेगात्मक स्थिरता का मूल्यांकन करना था इसका। ठीक है, हम देखेंगे कि व्यक्तित्व का मापन हम किस तरीके से कर सकते हैं, कि किस तरीके से हम व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर इस प्रकार अनेक मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर व्यक्तित्व मापन विधियों का निर्माण किया। ठीक है, जो निम्नलिखित है। तो पहले इसमें क्या है, आत्मनिष्ठ विधि। ठीक है, आत्मनिष्ठ विधि है और इसके बाद है वस्तुनिष्ठ विधि, इसके बाद है प्रक्षेपी विधि। तो ये प्रक्षेपी विधि जो है आपको पेपर में पूछी जाती है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रक्षेपी विधि के बारे में पूछा जाता है, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कीजिए। ठीक है, लेकिन हम तीनों के बारे में जानेंगे। तो जल्दी देखते हैं, प्रथम विधि देखेंगे। तो पहले इसमें होगी आत्मनिष्ठ विधि, इसे बोलेंगे आत्मनिष्ठ विधि। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा आत्मकथा और जीवन इतिहास की विधि, जीवनी साक्षरता और अवलोकन विधि जो है होती है। ठीक है, इन सब में क्या है, आत्मनिष्ठ विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसके आत्मनिष्ठ के अंतर्गत ये सारी विधियां आती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आत्मकथा आएगी, क्या आएगा, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो आत्म कथा, सही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद जो अगली हमारी विधि है वो है वस्तुनिष्ठ विधि। तो वस्तुनिष्ठ विधि में क्या है, अनुसूची होगी। ठीक है, इसके बाद रेटिंग स्केल और सामाजिक समिति विधि और MMPT2, क्या है, MMPT2। इसके बाद फोर्थ होगी प्रश्नावली विधि। तो प्रश्नावली विधि को लाने वाला कौन है, ये वुडवर्थ है। तो ये जो है वुडवर्थ के द्वारा लाई गई थी प्रश्नावली विधि। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि प्रश्नावली विधि जो है किसके द्वारा लाई गई थी, तो वो जो है हमारे वुडवर्थ के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अपनी थर्ड विधि देखते हैं। तो थर्ड विधि को किस, प्रक्षेपण विधि में किस किस कौन कौन सी विधियां आती हैं, तो प्रक्षेपण विधि में होती है TAT विधि। कौन सी, TAT विधि होती है, CAT विधि होती है, इसके बाद SAT विधि, इसके बाद RZBT विधि और PCT विधि और SCT विधि। कौन कौन सी, PCT विधि और SCT विधि। तो ये सारी हमारी क्या होती हैं, विधियां होती हैं, प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती हैं। अब जो है प्रक्षेपण विधि में जो आपकी विधियां हैं, जो इम्पोर्टेंट विधियां हैं, हम उनके बारे में देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि किस विधि में किस तरीके से जो है इसका प्रयोग किया जाता है और इसको लाने वाले कौन है। तो यहाँ पर पहली विधि है प्रक्षेपण विधि। तो प्रक्षेपण विधि के बारे में जानते हैं कुछ चीज़ें। तो प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है सिंगडम फयार्ड के, तो प्रक्षेपण विधि का अर्थ क्या होता है कि किसी जो कोई वस्तु जो है उसकी किसी छिपी हुई वस्तु या तथ्य को प्रकट करना, किसी छिपी हुई वस्तु या तथ्य को क्या है, प्रकट करना। और क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे अहम, किसी अपनी रक्षा करना, किसी चिंता के प्रति जो है अपनी रक्षा करना, ईगो। ठीक है, ईगो से रिलेटिव है इसके। अथा व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को किसी अन्य वस्तु के द्वारा जो है या व्यक्ति के द्वारा प्रकट करता है, इसी को प्रकट करता है किसी व्यक्ति के माध्यम। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपण विधि कहते हैं। ठीक है, प्रक्षेपण विधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको देख लिया कि प्रक्षेपण विधि क्या है, किसको कहा जाता है। ठीक है, तो किसी जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं तथा इच्छाओं को किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के सामने
व्यक्ति के माध्यम से प्रकट करता है, इसी को क्या कहते हैं, प्रक्षेपण विधि कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद हम फर्स्ट देखेंगे, इसमें विधि हमारी है वो हमारी है प्रसंगलक विधि। क्या है? प्रसंगात्मक विधि। क्या है? प्रसंगात्मक विधि है। ठीक है, तो प्रसंगात्मक विधि में कौन सी हमारी है? ये हमारी है कि इस परीक्षण का निर्माण जो है हेनरी मुनरो और मॉर्गन ने किया। किसने? मॉर्गन और हेनरी मुनरो ने किया। किसने किया? हेनरी मुर्ग ने और मॉर्गन ने किया। ठीक है, और कब किया है? 1935 में किया। और परीक्षण में क्या है? परीक्षण में सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या है, कुछ कार्ड या चित्र प्रयोग कर उसकी भावना को समझा जाता है। और ये परीक्षण क्या है, सामान्य व्यक्ति के लिए उतना उपयोगी नहीं है जितना चिंताग्रस्त अवसाद से पीड़ित व्यक्ति के लिए उपयोगी है। जैसे कि आपने देखा होगा, जिनको डिप्रेशन वगैरह हो जाता है तो उनको हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो वो इसी विधि के द्वारा जो है उनका परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो ये जो चिंताग्रस्त अवसाद से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, वहाँ पर हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। अवसाद या चिंता से पीड़ित व्यक्ति कुछ चित्रों के माध्यम से अपने मानसिकता को क्या है, प्रकट करते हैं। और वो क्या है, फिर अपने अंदर की मन की बातें छिपी हुई होती हैं, उसको क्या है, बताते हैं, मतलब डॉक्टर को बताते हैं इस विधि के द्वारा। तो ये विधि जो है, जो मानसिक समस्याओं से ग्रस्त होते हैं उनके लिए होती है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कि सामग्री क्या होती है इस विधि को करने के लिए। तो कुछ कार्ड होते हैं, कितने? कुछ कार्ड होते हैं, और कार्ड की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अब 10 कार्ड क्या होते हैं? पुरुष के लिए होते हैं। कितने? 10 कार्ड। 10 कार्ड होते हैं पुरुष के चित्र होते हैं, और 10 कार्ड पर महिला के चित्र होते हैं, और 10 कार्ड पर जो है पुरुष महिला दोनों के चित्र अंकित होते हैं। एक कार्ड क्या होता है? सादा होता है। और एक पुरुष या एक महिला पर कुल कितने कार्ड होते हैं? 20 कार्ड होते हैं। ठीक है, टोटल कार्ड कितने होते हैं? 20 कार्ड होते हैं। ये आपको आती है विधि। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो प्रक्षेपण विधि के बारे में पूछा जाता है, तो वहाँ पर आप जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। इससे क्या है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया इसका परीक्षण कैसे किया जाता है। तो ये जो है मानसिक चिंता से जो ग्रस्त लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको उनकी जांच करने के लिए या उनके लिए ये परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड इसमें है बालक बोध परीक्षण। कौन सा? बालक बोध परीक्षण, चाइल्ड ठीक है, तो बालक बोध परीक्षण इसमें देखते हैं। इस परीक्षण का निर्माण किसने किया है? लियोपोल्ड बैलेक ने किया। और कब किया है? 1948 में किया। ठीक है, तो इस कार्ड का निर्माण मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए किया जाता है जिनकी उम्र 4 वर्ष से अधिक और 11 वर्ष से कम होती है। ऐसे बच्चों को अवसाद से पीड़ित ही अथवा उनके माता पिता गुजर गए हों या उन्हें गुलाम बनाकर रखा हो, तो उन बच्चों के लिए किया जाता है जिनके या तो माता पिता जो है नहीं रहते हैं, और या तो वो गुलाम बना लिए जाते हैं, या उनके अंदर कोई चिंता होती है। ठीक है, तो उसके लिए जो है ये परीक्षण किया जाता है, बालक बोध परीक्षण। ठीक है, तो इस परीक्षण में क्या सामग्री होती है? इस परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। जानवरों के चित्र छिपे होते हैं इन कार्ड पे, और ये कार्ड लड़के एवं लड़की को समान रूप से दिखाए जाते हैं। लड़के और लड़की को क्या है, समान रूप से दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस बालक बोध परीक्षण का जो है परीक्षण बच्चे पे कर सकते हैं। और ये उसके लिए ही होता है जो अवसाद से पीड़ित होते हैं, या उनके माता पिता नहीं रहते हैं, और जो गुलाम बनकर रहे होते हैं। यहाँ पर इसकी जो उम्र दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपसे पूछा जाएगा बालक बोध परीक्षण में आयु सीमा क्या है, बच्चे का जो परीक्षण किया जाता है उसकी आयु सीमा क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बालक बोध परीक्षण को लाने वाले या निर्माण कारक कौन है। ठीक है, या ये किस सन में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं इसको, और इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे भी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं।
इसके बाद हम देखेंगे थर्ड विधि होगी वरिष्ठ बोध परीक्षण। कौन सा? वरिष्ठ बोध परीक्षण। इसको ही हम क्या बोलते हैं? ऐसे टी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं परीक्षण का निर्माण किसने किया है? लियोपोल्ड बैकेल ने किया है। तो जो है बालक बोध परीक्षण का निर्माण करने वाले हैं, वही इसका निर्माण करने वाले भी हैं। तो इस कार्ड में कितनी संख्या होती है? 16 संख्या होती है। और ये किसके लिए होता है? ये होता है 50 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग होते हैं उनके लिए, पुरुष या महिला के लिए होता है। ऊपर के समान रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये 50 साल के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो है वरिष्ठ बोध परीक्षण किया जाता है। सही है। और इसमें कार्ड की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद अगला जो है लास्ट हमारा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कीजिए। ये आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है, तो RIBT, इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में? RIBT बोलेंगे। तो इसको देखते हैं। स्विस मानसिक चिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक हरमन रोल्स ने किया। ठीक है, हरमन रोल्स ने इसका निर्माण किया है। ये कहाँ के वैज्ञानिक है? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक है, मानसिक चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो इनके नाम पर ही इसका नाम पड़ रहा है, रोल्स स्याही धब्बा। ठीक है, रोल्स ने इसका निर्माण एक प्रकाशन सन 1921 में किया था। इस परीक्षण का उद्देश्य था मानसिक रोगियों के इलाज के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये जो भी परीक्षण जो किए जाते हैं व्यक्तित्व से लेकर, तो ये उन्हीं के लिए किए जाते हैं जो मानसिक रूप से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, जो चिंताग्रस्त होते हैं। तो इनके लिए जो एज लिमिट मैंने आपको बताई थी, किस एज लिमिट के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, लेकिन यह मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन जो ये सोर्स स्याही धब्बा परीक्षण जो है ये केवल मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में किया जाता है। अब इसके परीक्षण की सामग्री देखते हैं। इस परीक्षण में क्या क्या होता है? इस परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या 10 होती है और ये सभी कार्ड चित्र स्याही से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? स्याही से बने होते हैं, इसीलिए इन्हें स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं। और चित्र पर आकृति स्पष्ट नहीं होती है, ये स्याही के धब्बे होते हैं। ठीक है, 5 कार्ड काले होते हैं, 5 कार्ड काले सफ़ेद स्याही के बने होते हैं और 5 कार्ड क्या होते हैं? बहुरंगी होते हैं। ठीक है, 5 कार्ड कैसे होते हैं? काले सफ़ेद स्याही से बने होते हैं और 5 कार्ड बहुरंगी होते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें पूछ लिया जाएगा कि कितने कार्डों का यूज किया जाता है रोज स्याही धब्बे में, कौन लाने वाला है। ठीक है, और किसके लिए लाया गया है? मानसिक रोगियों के लिए या शारीरिक रोगियों के लिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बहुविकल्प में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है अपने व्यक्तित्व से जो भी क्वेश्चन हमारे बन सकते थे या व्यक्तित्व वाला जो टॉपिक था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, पर्सनालिटी वाला। ठीक है, तो आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को टारगेट एग्ज़ाम ओनली को टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को अच्छे से जो है सभी फ्रेंड्स आपके जो हैं आपके दोस्त हैं उनके लिए आप शेयर कर दीजिए ताकि वो भी DLED में हमारे इस प्रशिक्षु बैच से जो है लाभ ले सकें और एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके DLED में। जैसे कि मैं आपसे हर बार कहती हूँ कि जो है DLED में पास तो सभी हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे नंबर से पास होने वाले बहुत कम ही बच्चे होते हैं। तो आप उन बच्चों में बनिए जो बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं। ठीक है, तो इसके मार्क्स जो हैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे और जो है अगर आप जो है DLED में अच्छे से पढ़ेंगे तो आप CTET का लेवल जो CTET का पेपर जो आता है वो आप अच्छे से पास कर पाएंगे। उसके लिए आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो CTET है और KVS है उसमें आपके DLED का जो सिलेबस है पूरा सिलेबस यही आता है। ठीक है, आप पेडोलॉजी ले लीजिए और जो है बाल मनोविज्ञान ले लीजिए या बाल विकास ले लीजिए, वो सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और इन्हीं बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो है अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा और जो है मुझे लाइक और हमारी क्लास को लाइक भी कीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी क्लासेस का टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, तो अब मैं आपके
तो अब जो है हम अपनी क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।